अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक पढ़ा था कंपनीज एक्ट 2017 का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। ठीक है, जो कहता है जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्ट एंड क्रिएशन ऑफ बेंचेस। कंपनी के बहुत सारे केसेस होते हैं जो कोर्ट तक जाते हैं और हाई कोर्ट होती है और वहाँ पे बाकायदा कंपनी बेंचेस होते हैं और वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी या लॉयर्स भी केस लड़ रहे होते हैं कंपनीज का। लिटिगेशंस होती हैं कंपनीज की आपस में, बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिसमें कोई केस जो है वो कोर्ट तक चला जाता है। सेक्शन 6 कहता है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट एंड अपील। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इसमें जो है सबसेक्शन जो 1 है, द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर दिस एक्ट शैल बी हाई कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस एट विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो पहली बात पता चली कि हाई कोर्ट ये केसेस देखेगा। दूसरी बात पता चली कि रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर होगा ना कंपनी का, वो उसके आसपास जो हाई कोर्ट है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आएगा। ठीक है, आगे चलें। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ और नो सिविल कोड एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और एनी अदर कोड शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू डिटरमिन बाय और अंडर दिस एक्ट। मीन्स के हाई कोर्ट के अलावा और कोई जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट या कोई भी कोर्ट, वो केसेस नहीं सुन सकता, बस ये हाई कोर्ट ही सुनेगा। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ जुरिस्डिक्शन टू वाइंड अप कंपनीज द एक्सप्रेशन रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स द प्लेस विच हैज लॉन्गेस्ट बीन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी ड्यूरिंग 180 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। तो कहता है कि अगर कंपनी ने वाइंड अप होना ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब चेंज हुए होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर कंपनी ने अपना वक्त गुजारा ना रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर, वहाँ उसके आसपास जो हाई कोर्ट है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आएगा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस समझा जाएगा। उधर हम अपनी वाइंडिंग अप की जो एप्लीकेशन है वो फाइल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आगे चलता है। देयर शैल बी इन ईच हाई कोर्ट वन और मोर बेंचेस ऑन परमानेंट बेसिस ईच टू बी नोन एज अ कंपनी बेंच टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन वेस्टेड इन द हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। कहता है कि हाई कोर्ट जो है उसमें परमानेंट बेसिस पे कंपनी बेंच बने होंगे, जो कि कौन बनाएगा, चीफ जस्टिस बनाएगा। ठीक है, और जो है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो वही होगी जो इस एक्ट में बताई गई है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जो मतलब कंपनीज एक्ट 2017 से पहले जो ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंटेड था वो था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। उसमें जो बेंचेस उसके अंडर बने हैं ना, मतलब उस ऑर्डिनेंस के अंडर जो हाई कोर्ट में बेंचेस बने हैं वो उसी तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, तो और कब तक चलेंगे? अगर तो चीफ जस्टिस कहता है कि नहीं आगे से ये नहीं चलेंगे तो फिर नहीं चलेंगे, मतलब अगर चीफ जस्टिस को कोई इतराज़ नहीं होता तो वही चलते रहेंगे। ठीक, प्रोवाइडेड फॉर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। प्रोविजन जो सेक्शन 6 है ना, अगले आगे जो हमने पढ़ना है प्रोसीजर जो है कोर्ट ऑफ अपील का, वो कहता है वो इफेक्टिव कब से होगा, जब चीफ जस्टिस नोटिफाई करेगा। ठीक है, और ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट विद इन 180 डेज, मतलब 6 महीने। कमेंसमेंट हो गई एक्ट की, ये वाली कंपनीज एक्ट 2017 की कमेंसमेंट हो गई, फिर उसके 180 डेज़ के अंदर अंदर चीफ जस्टिस जो है वो सेक्शन 6 को कहेगा कि हाँ जी इंप्लीमेंटेड है। और जाहिर है कंपनीज एक्ट को तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया तो ये एप्लीकेबल है ना, ये तो प्रोविजन फजूल है, मतलब अब इस वक्त के लिए फजूल है। ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं की। देयर शैल बी रजिस्ट्रार टू बी नोन एज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बेंच, ठीक है, ड्यूली नोटिफाइड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट हु शैल बी असिस्टेड बाय सच ऑफिसर्स एज असाइंड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। तो इसमें वो कह रहा है रजिस्ट्रार होगा जी, जिसमें जिसको कहा जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बेंच, और वो चीफ जस्टिस उसे नोटिफाई करेगा। कौन सा चीफ जस्टिस जिसकी हम बात करें हाई कोर्ट का। ठीक है, और उसके अंडर कुछ लोग दिए जाएंगे, ऑफिसर्स जो कहलाएंगे, जो उसको असिस्ट करेंगे। ठीक है, और वो भी असाइंड बाय चीफ जस्टिस होगा। आगे चलते हैं। जो रजिस्ट्रार है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो असाइन किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस ऑफ द कंपनी बेंच के जो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो किए जाएंगे। उसकी एग्जांपल्स उसने दिए हैं कि पटिशन एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेप्ट करना या भेजना, एप्लीकेशंस, रिटन रिप्लाइज, नोटिस, समन्स एंड अदर फंक्शंस और ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 423। सेक्शन 423 जो है वो दूसरे टॉपिक का एक है सेक्शन, जिसमें कुछ ड्यूटीज़ रजिस्ट्रार की उसमें लिखी हुई हैं, वो हम बाद में जाकर पढ़ लेंगे। ठीक है, द चीफ जस्टिस वो कहता है कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अगर अप्रोप्रिएट समझता है तो वो एक कंपनी बेंच का सेक्रेटरीट बना देगा। ठीक है, और उसका जो सेक्शन 423 का उसने एक जो सेक्शन पहले जिक्र किया है उसमें कुछ प्रोसीजर, उसने कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, उसके मुताबिक वो सेक्रेटरीट बना देगा। ठीक है, तो ये 423 जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और प्रोसीजर अब देखते हैं क्या होता है जी। रिटर्न सबमिशंस कोर्ट को जाएंगी, एप्लीकेशन फाइल की जाएंगी, रजिस्ट्रार को दी जाएंगी, वो कंपनी बेंच के रजिस्ट्रार को। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट रिटन सबमिशन शैल एंटरली इंक्लूड। अब वो रिटन सबमिशन क्या हो सकती हैं? पिटीशन, एप्लीकेशन, कोई रिटन रिप्लाई है, एफिडेविट कुछ हैं फैक्ट्स के। ठीक है, कोई अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स किसी केस पिटीशन के लिहाज से जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उसके अलावा केस लॉज, जब हम कोई वकील या कोई केस लड़ने जाता है तो वो केस लॉज भी लेके जाता है। मीन्स के जो एक लिटिगेशन है उस पर माजी में जो सेम नेचर के जो केसेस थे उनमें क्या डिसीजंस दिए गए, कौन सी सिचुएशन में क्या डिसीजंस दिए गए सेम नेचर ऑफ केसेस में, वो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि केस लड़ने के वक्त अपने पास रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद एड्रेसेस, तो उसमें एड्रेस होंगे जिसमें जो है वो कोई कांटेक्ट करना हो कोर्ट ने, रजिस्ट्रार ने, तो वो मोबाइल नंबर हो गया, जैसे ईमेल हो गया, फैक्स हो गया। ठीक है, ये दिए जाएंगे। ये हम इसकी बात कर रहे हैं जो हमने रिटर्न सबमिशंस कोर्ट को प्रोवाइड करनी होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। और कोई डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो रजिस्ट्रार ने कोई मांगा हो वो दे दिया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे वो कहता है जी समन्स, पहले समन्स इशू किए जाएंगे रजिस्ट्रार की तरफ से।
ठीक है, और उसके साथ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन या पटिशन वो भी लगाई जाएगी और वो रिस्पोंडेंट को दी जाएगी। मीन्स के अगर लेट्स से मैं कंपनी हूँ, मैंने वो ये सारे ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं रजिस्ट्रार को दे दिए हैं। रजिस्ट्रार आगे मैंने जिनके खिलाफ पटिशन दायर की है उनको समझ जारी करेगा। ठीक है, और वो किसी तरह भी कर सकता है कि कुरियर, पोस्ट, ईमेल के थ्रू पब्लिश करे न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये सारे मोड्स हैं जिसमें वो समझ जारी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मोड्स का उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ईमेल हो गया, फेस ईमेल हो गया, और कोई भी जो ईमेल की फॉर्म्स हैं। आगे अब समझ भी चले गए। अब अगला क्या काम होगा, जब समन्स उनके पास जाएंगे जिनके खिलाफ मैंने पटिशन दायर की होगी, वो रिप्लाई भी करना होगा उन्होंने, तो वो रिप्लाई रजिस्ट्रार को रिप्लाई देंगे, रिटर्न रिप्लाई। तो 30 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, रिप्लाई हो गया। आगे अगर वो रिप्लाई नहीं देंगे जितना टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि है 30 दिन, तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो कोर्ट के को रिपोर्ट पेश करेगा कि भाई इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। एंड जो कोर्ट है वो फिर कहेगा कि यार अगली पार्टी जिनके खिलाफ पटिशन दायर हुई है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो हम जो जिसने केस फाइल किया, मतलब मैं मेरे हक में वो फैसला जारी कर देंगे। ठीक है, जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको जो समझ आएगी वो फैसला कर देंगे। जो प्रॉब्लली मतलब मैंने किया तो मैंने अपने हक के हिसाब से ही किया ना, तो मेरे हक में ही जारी कर देंगे डिसीजन। आगे चलें तो पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ थी रिटर्न सबमिशन। दूसरी चीज़ क्या थी? समझ जारी हो गई। तीसरी चीज़ क्या थी? रिटर्न रिप्लाई बाय द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब जिनके खिलाफ मैंने केस दायर किया हुआ है। आगे से अगर हम चलें तो रजिस्ट्रार सबमिशंस हो गई सारी, रिटर्न रिप्लाई, अब सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, दोनों पार्टीज़ को नोटिस वगैरह जो चीज़ें हैं वो चली गई हैं। अब हम जो कोर्ट है उसके सामने केस प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एक दिन फिक्स किया जाएगा वो, और उसमें नोटिस के 45 डेज़ में, और या कोई एक्सटेंडेड टाइम जो कोर्ट ने डिसाइड करना है उसमें केस प्रेजेंट किया जाएगा डे फिक्स करके। उसके बाद जो है वो डेट फिक्स हो गई। अब हियरिंग हो जाएगी। ठीक है, एडजमेंट के बारे में वो कहता है कि एक दफ़ा डेट फाइनल हो गई कोर्ट की तरफ से तो अब एडजमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस जो कि कंट्रोल से बाहर हों उसमें हमें एक और हियरिंग की अपॉर्चुनिटी कोर्ट दे सकता है, लेकिन उसके साथ फ़ी देनी पड़ेगी 10,000 रुपये, या जो अमाउंट कोर्ट डिसाइड करे। ठीक हो गया। उसके बाद सारे एफिडेविट्स और अदर डॉक्यूमेंट सारे लेके कोर्ट जब हियरिंग के मौके पे सारा प्रोसीडिंग्स करेगा और सारा कुछ करेगा तो उसमें फाइनल ऑर्डर जारी कर देगा। ज़ाहिर है यही होगा ना। उसके बाद वो कहता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जब कोर्ट को क्रॉस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि जो गवाह हैं उनको कोर्ट में ला के उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। अब उसमें वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रार को मैटर रेफ़र करेगा। रजिस्ट्रार का काम होगा कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करे। ठीक है, उसको 30 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड करे, या अगर 30 दिन में नहीं होता तो कुछ एक्सटेंशन ले लेगा। ठीक है, जो कि अगले 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, और उसमें भी फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि 10,000, या जो कंपनी जो कोर्ट कहेगी फ़ी मिनिमम 10,000 हो, उससे ऊपर अगर कोर्ट जो कहे। ठीक हो गया। इसके अलावा सारे जो आंसर्स क्वेश्चंस हैं वो कहते हैं राइटिंग में होंगे, और जो रजिस्ट्रार है उसके पास जो पावर्स होंगी वो एज़ पर सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के मुताबिक जो पावर्स होंगी ना वो सारी रजिस्ट्रार एंजॉय करेगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। द पटिशन प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट शैल बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज़, मतलब तो 4 महीने बनते हैं कि जो पटिशन दायर किया उसमें जो कोर्ट है उसका डिसीजन 4 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, और वो कहता है कि अगर कोई पार्टी कहती है कि हमने डे टू डे प्रोसीडिंग्स करनी है, मतलब डे टू डे बेसिस पे रोज़ प्रोसीडिंग्स होंगी, तो वो जो कोर्ट है वो कहेगी भाई उसका खर्चा दो, फिर वो कॉस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, जो कि होगा 1 लाख पर डे के हिसाब से, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है जैसे कोर्ट डिसाइड करे। ठीक हो गया। द कोर्ट में एट एनी टाइम टेक नोटिस ऑफ सीरियस मिसस्टेटमेंट एंड मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स बाय एनी पार्टी टू प्रोसीडिंग एंड डिसमिस द पिटीशन और एप्लीकेशन क्लोज द राइट ऑफ डिफेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट विद द कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड इंपोज अ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 100,000 व्हिच एवर इज हायर पास फाइनल ऑर्डर। वो कहता है अगर कोर्ट को पता चल गया कि कोई मिसस्टेटमेंट की है, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइल किए हैं, या फिर कुछ गलत फैक्ट्स बताए हैं, झूठ बोला है, तो कोर्ट जो है वो डिसमिस कर देगी पिटीशन। और जो रिस्पोंडेंट है उसने उसके अगर रिस्पोंडेंट ने ये काम किया तो उसको उसके राइट ऑफ डिफेंस को क्लोज कर देगी, मतलब वो फर्दर कोई अपनी जो है सफाई पेश नहीं कर सकेंगे। उसको कॉस्ट भी चार्ज की जाएगी, फ़ाइन भी चार्ज किया जाएगा 100,000 रुपीज़ तक, मतलब 1 लाख तक, या फिर जो कंपनी मतलब हायर ऑफ कॉस्ट और फाइन 1 लाख फाइन और कॉस्ट जितनी भी लगी उसमें से जो ज़्यादा होगा वो पे करना पड़ेगा, और फिर कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। उसके अलावा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वैन शैल प्लेस एनी एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ इंक्लूडिंग एनी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर बिफोर द कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन रिलीफ ऑन फाइलिंग। इंटरिम रिलीफ का कॉन्सेप्ट है जो कि उसमें क्या होगा कि रजिस्ट्रार फाइल करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कोर्ट जो है वो उस पे फ़ौरन मतलब कह लेंगे फ़ौरन से फ़ैसला देने के लिए ये एक ख़ास एप्लीकेशन रजिस्ट्रार की तरफ से जाएगी। एनी पर्सन, अब जो बंदा है यानी अग्रीव्ड बंदा है, जो मतलब जैसे रिस्पोंडेंट है, वो उसके खिलाफ, या फिर जो मैंने अगर एप्लीकेशन फाइल की मेरे खिलाफ फैसला आ जाता है तो उसे अग्रीव पर्सन कहते हैं। अग्रीव पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है विद इन 60 डेज़। ठीक है, लेकिन अगर इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो तो उसके खिलाफ पिटीशन या अपील दायर नहीं हो सकती। ठीक हो गया। उसके अलावा वो कहता है कानून शहादत और कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर पूरा का पूरा अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उतना होगा जितना कोर्ट जो है वो समझता है कि ये प्रोविजन इसकी अप्लाई हो रही है या होनी चाहिए। ठीक है, ये था सेक्शन 5 एंड 6।